हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बिट्टा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ ऑनलाइन क्लासेस में। कल की क्लास में हमने बात की थी C++ के इंट्रोडक्शन के बारे में एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंतर के बारे में, और इसके साथ साथ हमने बात की थी ऊप्स के कुछ कंसेप्ट के बारे में, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, मॉडुलरिटी। तो उनको हम डिटेल में बात कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है हिंदी में वंशानुक्रम, यानी जो चीज़ें हमारे पास पहले से उपलब्ध होती हैं उन्हीं चीज़ों को हम नए सिरे से नए तरीके से उपयोग में लाना, उन्हें बनाना नहीं, उन्हीं को उपयोग में लाना और एक नया प्रोग्राम तैयार करना इनहेरिट कहलाता है। जैसे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो फीचर्स होती हैं वो उनके पेरेंट्स के होती हैं, तो उन पेरेंट्स के फीचर उनके बच्चों में आती हैं। तो जो बच्चे हैं वो उन फीचर्स को इनहेरिट करती हैं अपने पेरेंट्स से। तो उसी प्रकार से C++ के अंदर ऊप्स के अंदर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें यदि कोई प्रोग्राम, कोई क्लास पहले से ही बनी हुई है और यदि हम दूसरी क्लास बनाना चाहते हैं और उस क्लास के अंदर भी हम कुछ वेरिएबल और फंक्शन जो पहले से डिफाइन है उन्हें यूज करना चाहते हैं, तो हम सेकंड क्लास को पहली क्लास से इनहेरिट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो पहली क्लास के वेरिएबल्स और फंक्शंस होती हैं वो दूसरी क्लास में, नई क्लास में रीयूज हो जाते हैं। तो इस फीचर्स को हम रीयूजेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इनहेरिटेंस के बारे में, तो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इनहेरिट फीचर्स ऑफ अनदर क्लास, यानी किसी एक क्लास के फीचर्स को दूसरी क्लास में इनहेरिट करना इनहेरिटेंस कहलाता है। इट सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, यानी ये प्रकार का हायरार्किकल क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हम सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इस प्रकार के कई इनहेरिटेंस को सपोर्ट कर सकते हैं। इन ऊप्स द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस प्रोवाइड द आइडिया ऑफ रीयूजेबिलिटी, यानी इनहेरिटेंस का यूज करने का फ़ायदा क्या है, रीयूजेबिलिटी, यानी किसी चीज़ को दोबारा से यूज में लाना इनहेरिटेंस कहलाता है। तो इट मीन्स यू कैन ऐड एडिशनल फीचर टू एन एग्जिस्टिंग क्लास। एग्जिस्टिंग क्लास मतलब जो पहले से क्लास बनी हुई है उसे हम एग्जिस्टिंग क्लास कहते हैं, और उसके फीचर्स को हम किसी नई क्लास में यूज कर सकती हैं और उसके साथ साथ नई क्लास में और फीचर्स भी ऐड कर सकती हैं। इट इज़ पॉसिबल बाय ड्राइविंग अ न्यू क्लास इज कॉल्ड अ सब क्लास, एंड जो आपकी एग्जिस्टिंग क्लास होती है उसे हम सुपर क्लास या रूट क्लास के नाम से भी जानते हैं, और जो न्यू क्लास बनती है उसे हम सब क्लास और ड्राइव क्लास के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है फिगर में, तो आपको बताता हूँ यहाँ फिगर में क्या दिया गया है। तो ये हमारी ये बेस क्लास, इस क्लास के अंदर दो फीचर्स हैं ए एंड बी। अब इस क्लास से तीन क्लास हमने इनहेरिट कर दी हैं, तो हमने इन तीन क्लास को इनहेरिट किया और उनके अंदर भी फंक्शन है, तो ए और बी फंक्शन तो यहाँ पर यूज़ हो गए, सी हमने और एक्स्ट्रा यूज कर लिया, यानी हमें दोबारा से ए और बी को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसी प्रकार से इस क्लास में भी हमने ए और बी को इनहेरिट कर लिया और डी और ई हमने नए बना दे। तो ये फ़ायदा होता है इनहेरिटेंस का। चलिए एक और एग्जांपल, जैसे सपोज करो आपके घर में कोई गाड़ी है, यानी कोई व्हीकल्स है, अब आपको नए व्हीकल्स की आवश्यकता है, तो टू व्हीलर ऑलरेडी आपके पास है, तो आप क्या कहोगे कि जब भी टू व्हीलर की आवश्यकता पड़े तो हम वो वाला यूज करेंगे, तो उसके अलावा हम नया व्हीकल्स ले लेते हैं तो हम फोर व्हीलर का यूज करेंगे। तो जिससे क्या हुआ, टू व्हीलर वाला काम भी हमारे घर पर हो जाएगा और फोर व्हीलर वाला काम भी हमारे यहाँ पर हो जाएगा, हमें दोबारा से टू व्हीलर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस पूरी प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, एनिमल्स के बारे में भी दिया गया है कि एनिमल्स में तीन प्रकार के कैटेगरी होती हैं, बर्ड्स, मैमल्स एंड एम्फीबियंस। तो उसमें मैमल में भी तीन प्रकार की कैटेगरी आ गई, जैसे ह्यूमन, मंकीज और डॉग्स। तो इस प्रकार से हम इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनहेरिटेंस से फ़ायदा क्या हुआ, तो पहला फ़ायदा रीयूजेबिलिटी आ गई हमारे प्रोग्राम के अंदर। दूसरा हमारा
ट्रांजिटिव आ गया हमारे इन नेचर में, यानी यदि कोई चीज़ हमारे पास पहले से अवेलेबल है तो उसे हम दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं। जैसे दिया है ना, द क्लास एक्स इनहेरिट प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास वाई, देन ऑल सब क्लासेस ऑफ एक्स विल बी ऑटोमेटिकली इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ वाई। यानी जो क्लास ए की सब क्लास एक्स की जो सब क्लास होंगी वो ऑटोमेटिक क्लास वाई की फीचर्स को इनहेरिट कर सकता है। जैसे बोलते हैं ना ए बराबर बी एंड बी बराबर सी, तो ए ऑलरेडी बराबर सी। यू कैन सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस के माध्यम से हम रियल वर्ल्ड की समस्याओं को सॉल्व कर सकती हैं एंड रैपिड प्रोटोटाइपिंग का भी यूज कर सकती हैं। अब आता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक नाम कई रूप, यानी कोई एक फंक्शन, जैसे सर्किल, जैसे हम बोलते हैं वॉल्यूम, अब वॉल्यूम तो आपका रेक्टेंगल का भी होता है, स्क्वायर का भी होता है, स्फीयर का भी होता है। तो हम कैसे डिफाइन करें कि वो वॉल्यूम किस चीज़ का है? जैसे हमने बोला एरिया, तो एरिया सर्किल का भी होता है, रेक्टेंगल का भी होता है, स्क्वायर का भी होता है, ट्रायंगल का भी होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे? तो एक ही नाम के फंक्शन लेकिन उनके कार्य क्या हैं? अलग अलग। तो इस पूरी प्रोसेस को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ऊप्स का एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके अंदर हम एक ही नाम से कई फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, बस उनकी फंक्शनलिटी बदलना पड़ता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म सिंपली मीन्स वन नेम and multiple form. Polymorphism include the ability of to use the same function operators to object to different classes and make them behave differently. यानी उनके जो बिहेवियर है फंक्शन के वो अलग अलग होते हैं लेकिन उनका नाम सेम होता है। तो इस प्रोसेस को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। C++ के अंदर हम दो प्रकार के पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, एक फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म और एक आपका ऑपरेटर पॉलीमॉर्फिज्म। यानी फंक्शन के हम मल्टीपल वर्किंग को समझेंगे और जो ऑपरेटर पहले से हमारे पास हैं तो उसको भी हम अलग अलग वर्किंग के साथ यूज करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के नाम से जानते हैं। और यदि हम फंक्शन को इसी प्रकार से अलग अलग कार्य के लिए यूज में लाएंगे तो उस प्रोसेस को हम फंक्शन ओवरलोडिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम इनके बारे में जानें। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ए फिगर, जैसे शेप। अब शेप तो कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल का भी हो सकता है, स्क्वायर का भी हो सकता है, ट्रायंगल का भी हो सकता है, सर्किल का भी हो सकता है। तो यहाँ पर ड्रॉ शेप नाम का एक फंक्शन बनाया और वही ड्रॉ शेप नाम का फंक्शन हमने रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट में यूज किया, वही ड्रॉप शेप नाम का हमने सर्किल में यूज किया, वही ड्रॉप शेप नाम का हमने ट्रायंगल में यूज किया। बस फंक्शनलिटी क्या चेंज हुई? यहाँ पर रेक्टेंगल के लिए कार्य कर रहा है, यहाँ पर सर्किल के लिए कार्य कर रहा है और यहाँ पर यह काम ट्रायंगल के लिए कर रहा है। तो कहने का मतलब एक ही नाम का फंक्शन लेकिन कार्य अलग अलग तरीके से करना। तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर फंक्शन ओवरलोडिंग के नाम से भी जानते हैं। अब आता है मॉड्युलरिटी। मॉड्युलरिटी क्या होती है? मॉड्युलरिटी का मतलब होता है किसी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना। तो पहले के समय में ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या था कि आपके जो प्रोग्राम थे वो सब प्रोग्राम में डिवाइड होते थे लेकिन फंक्शन के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग प्रोग्राम्स को अलग अलग कंपोनेंट के आधार पर उन्हें डिवाइड करते हैं। तो मॉड्युलरिटी इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ प्रोग्राम इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि ये बड़ा प्रोग्राम है, उस बड़े प्रोग्राम को हमने 5 मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया, A B C D E। अब यहाँ पर ये मॉड्यूल इस प्रकार से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, यानी मेन मॉड्यूल और उसके अंदर A B और B, A के अंदर C मॉड्यूल है, B के अंदर D मॉड्यूल है और E। तो इस प्रकार किसी बड़े टास्क को पूरा करने के लिए मॉड्युलरिटी का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लास, जैसे BCA की क्लास है तो BCA की क्लास को पूरा करने के लिए, BCA बड़ा टास्क है, 3 साल में पूरा होता है, लेकिन उसको सिंपल करने के लिए हमने क्या किया, उसके 3 साल को 6 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया। यानी 3 साल के कोर्स को हमने 3 ईयर में बांट दिया। BCA को हमें 3 ईयर्स में बांटा और उन ईयर्स को भी हमने 2-2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया और उन सेमेस्टर के अंदर भी हमने 5-5 सब्जेक्ट डाल दिए और उन सब्जेक्ट के अंदर भी हमने 5-5 यूनिट डाल दी। तो इस प्रकार से हमने एक बड़े टास्क को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करके उसे आसानी से परफॉर्म कर सकती हैं। तो इस प्रोसेस को हम मॉड्युलरिटी कहते हैं। डायनामिक बाइंडिंग,
इसका मतलब होता है कि जब हम कोई बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में मल्टीपल मॉड्यूल यूज किए जाते हैं, तो उन सभी मॉड्यूलों को रन टाइम पे आपस में जोड़ना जिससे उनकी आवश्यकता प्रोसेसिंग के समय पड़े और उनकी आवश्यकता पड़ने पर उन्हें यूज किया जाए, तो इस पूरे फीचर्स को हम डायनेमिक बाइंडिंग के नाम से जानते हैं। तो डायनेमिक बाइंडिंग आल्सो नोन एज अ लेट बाइंडिंग, यानी रन टाइम पर होने वाली फंक्शनों के बीच में कॉम्बिनेशन या कम्युनिकेशन डायनामिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग कहलाती है। और मीन्स दैट द कोड लिंक विद अ गिवन प्रोसीजर कॉल इन नॉट नॉन अंटिल द टाइम ऑफ द कॉल एट रन टाइम, यानी किसी एक प्रोग्राम के अंदर यूज में आने वाला कोई फंक्शन उस फंक्शन को तब तक कॉल नहीं करेगा जब तक उसकी रन टाइम पे आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी रन टाइम पर ही किसी फंक्शन को बुलाना और उसके द्वारा उस ऑपरेशंस को परफॉर्म कराना रन टाइम बाइंडिंग कहलाती है। तो यहाँ पर हम दो प्रकार की बाइंडिंग के बारे में बात करेंगे, अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग को हम स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं और लेट बाइंडिंग को हम डायनामिक बाइंडिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मैसेज पासिंग। जब सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं तो वह एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी करेंगे, तो कम्युनिकेशन करने के लिए वह मैसेज पासिंग टेक्निक का यूज करती हैं। तो मैसेज पासिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन इन द सेम वे एज वी पास मैसेज टू वन अनदर, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के मध्य मैसेज के माध्यम से कम्युनिकेशन करना मैसेज पासिंग कहलाता है। तो यहाँ पर हमने 8 कंपोनेंट के बारे में जाना और इन्हीं 8 कंपोनेंट का यूज आपके C++ में किया जाएगा। तो जो आपके C++ में 5 यूनिट है उस 5 यूनिट में आपके इन्हीं कंपोनेंटों को डिस्क्राइब किया गया है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एडवांटेज बेनिफिट ऑफ ऊप्स। हमें ऊप्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ऊप्स का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इसमें हम फंक्शंस के द्वारा अपने डेटा को यूज कर सकते हैं और फंक्शन के माध्यम से हम सभी ऑब्जेक्टों को आपस में जोड़ सकते हैं। और दूसरा, एक ऑब्जेक्ट होता है जो एक एंटिटी के रूप में कार्य करता है और जो डेटा मेंबर्स और उनसे रिलेटेड फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में बाइंड करके रखता है। और इसके बाद ऊप्स में इसमें ऑटोमस एजेंट होती हैं जिन्हें हम ऑब्जेक्ट बोलती हैं, जो हमारे क्लास के वेरिएबल और फंक्शनों को यूज करती हैं और ऑब्जेक्ट के माध्यम से हमारे प्रोग्राम को इसमें रन किया जाता है। और इसमें रीयूजेबिलिटी की फीचर्स या फैसिलिटी होती है। इसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसमें हम अपने प्रोग्राम को इनहेरिटेंस के माध्यम से एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, यानी कोई फंक्शन हमारे पास पहले से अवेलेबल है तो उसमें और फंक्शन जोड़ के हम अपने प्रोग्राम को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस जैसे कंसेप्ट होती हैं जिसके माध्यम से हमारा डेटा हाइड रहता है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं ऊप्स के माध्यम से। तो ऊप्स के यूज करने से हमारे प्रोग्राम में रीयूजेबिलिटी आती है, रिलायबिलिटी आती है, रोबस्टनेस आती है, एक्सटेंसिबिलिटी आती है, मेंटेबिलिटी आती है। ऐसे कई प्रकार के फीचर्स इसमें शामिल किए जाती हैं। तो यहाँ पे दिए गए हैं कुछ पॉइंट जो इसके एडवांटेज को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके बाद फिर आते हैं एप्लीकेशन ऊप। आज के समय में ऊप्स का यूज या इस कंसेप्ट का यूज कहाँ पर किया जा रहा है। तो इसका यूज हम रियल टाइम सिस्टम को बनाने में करते हैं। इसका यूज हम सिम, कैम, कैड यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, तो जो बड़े बड़े मॉडल बनते हैं ना उनको बनाने में, जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट और आपके फ्लाइट सिमुलेशन बड़े बड़े मॉडल्स तैयार किए जाते हैं, बड़े बड़े डिजाइन ग्राफिक्स तैयार किए जाते हैं, उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। एआई और एक्सपर्ट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट सिस्टम जैसे एटीएम मशीन को बनाने में, सेंसिंग डिवाइसों को बनाने में हम इसका यूज करते हैं। न्यूरल नेटवर्क पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस को बनाने के लिए हम ऊप्स कंसेप्ट का यूज करते हैं। डिसीजन मेकिंग सिस्टम बनाने में, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम बनाने में, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, एक्सपर्ट टेक्स्ट लिखने में, एंड सिमुलेशन और मॉडलिंग। सिमुलेशन यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हमें हर चीज़ काल्पनिक होती है लेकिन वो रियल दिखाई देती है, इस पूरे फीचर्स को हम सिमुलेशन कहते हैं। तो कहने का मतलब कि आज के समय में जितने भी मॉडल्स यूज किए जा रहे हैं, जितने भी आर्किटेक्चर बनाए जा रहे हैं, जितने बड़े बड़े प्रोग्राम सॉफ्टवेयर रियल वर्ल्ड में बनाए जा रहे हैं, वह सभी ऊप्स के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना C++ क्या है,
सी प्लस प्लस में उसके कंसेप्ट क्या हैं, उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या लाभ हैं और उनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, है ना। इसके आगे हम बात करेंगे सी प्लस प्लस के इन्वायरमेंट के बारे में।